हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 25। इसके पहले के सेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। और इन प्रैक्टिस सेट में हम आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। और जो जो सब्जेक्ट मेंशन है आपके सिलेबस में, उन सबके प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तो आप इसको लगाइए और ये जानिए कि आपकी तैयारी कितनी है और किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपको जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है रैंकर्सनामा पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर क्लास देखिए और उस प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए ताकि आपको पता चले कि आप कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? 1925, 1926, 1919 या 1928? तो साइमन कमीशन 1928 में आया। देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही कर दिया गया था, लेकिन ये 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और इसके सभी सदस्य ब्रिटिश रहते हैं, जिसके कारण भारत में साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका कड़ा विरोध होता है। और लाला लाजपत जी राय की मृत्यु इसी के विरोध में हुई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की। जब वो इसका विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तभी लाठी चार्ज हुआ था और लाठी उनके सर पे लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मद्रास, पूना, बंबई या कलकत्ता? अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कलकत्ता में। अनुशीलन समिति की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता में करी गई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन था? प्रमथनाथ मित्र, जिनको पी मित्र भी कहते हैं, प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु, और अरविंदो घोष। नोट कर लीजिए इसको। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु और अरविंदो घोष, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम पी मित्रा का है। देखिए, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में था। इसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्र ने करी थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि 1905 में पुलिन बिहारी दास जी के द्वारा ढाका में इसकी एक शाखा की स्थापना करी गई। 1905 में ढाका में इसकी शाखा स्थापित करी गई। किसके द्वारा? पुलिन बिहारी दास। नोट कर लीजिए इसको। उन्नीस में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? रोलेक्ट एक्ट, मॉडल सुधार, भारत का रक्षा अधिनियम, जानलेवा आक्रामक अधिनियम। तो 1919 में गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। और मॉडल सुधार कब का है? ये 1909 का है। रॉलेक्ट एक्ट ने मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था, क्योंकि इस कानून के तहत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ लेक है, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो पुलिकट झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, यानी कि ए का 3 होगा, 3 2 में है। फिर चिल्का झील उड़ीसा में है,
बी का क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि इसका उत्तर ये है। वुलर झील कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। और सांभर लेक कहाँ है, राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, वुलर झील कश्मीर, सांभर झील राजस्थान। भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। कहाँ पे है ये मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। और ये क्या है, ये जो ऐसे बीच में छोटे छोटे द्वीप जैसे हैं, इनको क्या बोलते हैं, फुंडीज। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ, संगाई हिरन के लिए, संगाई डियर्स के लिए, संगाई हिरन के लिए। नोट कर लीजिए इसको, संगाई हिरन। और संगाई डियर का IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए इसमें। भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी किनारे पर फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, नर्मदा, वैतरणी, ताप्ती, गोदावरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, यह है नर्मदा रिवर। नोट कर लीजिए इसको। कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, नर्मदा नदी का। अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पठार विंध्य और सतपुरा पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ इधर फ्लो होती है, फिर ये इधर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये इधर ऐसे पश्चिम की ओर बहती हुई खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। किस प्राचीन भारतीय शहर से मध्य रेखा पार करती थी, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन को अपनाने से पहले भारत की अपनी प्रमुख मेरिडियन माना जाता था। वाराणसी, मुंबई, पटना, उज्जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस प्राचीन शहर से मध्य रेखा पार करती थी, तो ये था उज्जैन शहर से पार करती थी। वर्तमान ग्रीनविच मध्य रेखा अपनाने से पहले, इस समय जो वर्तमान में है, इससे पहले जो मध्य रेखा थी वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुजरती थी। ये याद रखिएगा, ये PYQ है। राज्य की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके अलावा अगर हम ये भाग अनुच्छेद जो 12 है, ये भाग 3 में है। इसके अलावा भाग 4 में, जो कि संबंधित है DPSP से, इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा है जो कि अनुच्छेद 12 में है। याद रखिएगा, भाग 4 किससे संबंधित है, DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य में क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और जो अन्य प्राधिकरण होते हैं, ये सब राज्य में शामिल होते हैं। जैसे कि बैंक हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटीज,
बैंक, विश्वविद्यालय और कोई भी ऑफिस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, ऐसे सारे ऑफिसेज जिसमें ऐसी सारी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग्स हैं, वो सब राज्य में ही शामिल हो जाती है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम, नगर पंचायत, देखिए यहाँ पे लिखा है ना सभी स्थानीय, जैसे कि नगर निगम, नगर पंचायत, आदि, ये सब किसमें शामिल है? राज्य में शामिल है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है और इनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी इनको हटाया जा सकता है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, नोट कर लीजिए इसको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? किस पर रिस्ट्रिक्शन है? घृणाजनक भाषण या पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या उपयुक्त सभी? तो इन सब का प्रतिषेध है। देखिए, चुनाव के दौरान हिंसात्मक या विवादित गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव आचार संहिता लागू करी जाती है। ये राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है और ये अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी सारे इसमें संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। नोट कर लीजिए इसको। 324 से 329 तक संवैधानिक प्रावधान है इसके लिए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वास्तविक समय और सकल आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरण करने की प्रणाली है। विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाने वाला वाणिज्यिक दस्तावेज कौन सा नोट है? डेबिट नोट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट नोट या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जारी किया जाता है सेलर द्वारा बायर को। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक वाणिज्यिक दस्तावेज होता है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किया जाता है, जो उनको सूचित करता है कि उनके खाते में क्रेडिट लागू किया जा रहा है और आमतौर पर ये किसी लौटाई गई वस्तु या बिलिंग त्रुटि के कारण होता है। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात को क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात कहलाता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने पास कुछ रिजर्व आगे आपातकालीन स्थितियों के लिए रिजर्व रखते हैं, तो जो बैंक अपने पास रखते हैं उनको SLR कहते हैं। अब ये कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड फॉर्म में भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी होता है। इसके अलावा एक होता है CSR, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, जो बैंक अपने पास रखता है अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रिजर्व के रूप में, वो होता है SLR। देखिए, SLR या वैधानिक तरलता अनुपात जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण पहले बनाए रखने के लिए रखना पड़ता है। ये नकदी, सोना, स्वीकृत प्रतिभूति और अन्य साधनों के रूप में भी होता है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था 1875 में। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार होता है जो सरकारी निकायों के साथ साथ सार्वजनिक और नगर निकायों द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों और बॉन्डों को बेचने और खरीदने के लिए संचालित होता है। इसमें से क्या सही है? करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल्प, सुदूर या विस्तार?
तो इसमें से सही है करुण का निष्ठुर। आस्तिक का क्या हो जाता है? नास्तिक। संकल्प का विकल्प। सुदूर का क्या हो जाएगा? पास। सुदूर का सन्निकट या पास भी हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक, सुदूर का सन्निकट, संकल्प का विकल्प। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? सरल, जटिल, साकार, निराकार, साधन, निराधर, साक्षर, अक्षर। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा साक्षर, अक्षर। साक्षर का क्या होता है? निरक्षर। बाकी सरल का जटिल सही है, साकार का निराकार सही है, साधर का निराधर सही है। वरण और वारण शब्दों का सही अर्थ क्या होगा इसमें? वरण का अर्थ होता है चुनाव करना और वारण का अर्थ होता है न्योछावर करना। बाकी सब इसमें गलत है। वरण शब्द का अर्थ होता है चुनाव, जबकि वारण का अर्थ होता है न्योछावर। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक क्या है? यानी कि अभय और उभय का अन्य भिन्न अर्थ वाला क्या है इसमें? तो अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा गलत है इसमें? आंसू आंसुओं, चिड़िया चिड़िया, घोड़ा घोड़े, गली गलियां। गली गलियां ठीक है, घोड़ा घोड़े सही है, चिड़िया चिड़िया सही है, ये गलत है। आंसू का आंसुओं नहीं होता है, आंसू ऑलरेडी प्लूरल ही है, ये पहले से ही बहुवचन है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से या धातुओं से? ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। ऑर्निथोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी क्या होता है? इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी के तहत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, और पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या प्रोफेज? तो माइटोटोटिक सेल डिवीजन के मेटाफेज के तहत क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। देखिए माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज प्रवस्था में, सॉरी इसका आंसर बी होगा, मेटाफेज नहीं होगा, एनाफेज होगा। एनाफेज प्रवस्था में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह विभाजन समसूत्री, अर्धसूत्री दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है और यह कोशिका विभाजन सोमैटिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। ये याद रखिएगा, ये कोशिका विभाजन किसमें होता है? सोमैटिक कोशिकाओं में। मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन का अर्थ क्या होता है? चबाने का कार्य, पचाने का कार्य, निगलने का काम या नष्ट करने का काम। तो मैस्टिकेशन का अर्थ होता है चबाना। चबाना क्या होता है? जिसमें भोजन को दांतों से पीसा जाता है और इसमें एंजाइम्स भी जो है भोजन में मिलते हैं जिससे कि उनको निगलना आसान हो जाए और उनके अणुओं को टूटने में मदद मिल सके, भोजन के अणुओं का ब्रेकडाउन आसानी से हो सके। इसको मैस्टिकेशन कहते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फैट को तोड़ के कोलेस्ट्रॉल बनाता है लिवर। देखिए लिवर वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत कोशिकाएं ब्लू ग्रीन कलर का बाइल जो पित्त रस निकालती हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में संचित भी रखता है और यकृत में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा और तांबा संचित रहता है। ये याद रखिएगा। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है? कैकोब्लास्टिस कैक्टोरम, ऑफियोमाइया लैटिनी, स्लोवेनिया मोलेस्टा या जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा?
किस प्रकार के जैव एजेंटों का प्रयोग करके पार्थेनियम को नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह है जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा। क्या है ये? देखिए, पार्थेनियम को जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। ये पार्थेनियम जो है, इसको गाजर घास भी कहते हैं। ये आयतित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति है जो कि परागकण एलर्जी का कारक होती है। ठीक है, जब गेहूं का आयात किया गया था तो ये गेहूं के पौधे के साथ आ गई थी गाजर घास, और ये पॉलिनेशन में रुकावट डालती है। इसलिए जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा एजेंट का प्रयोग करके इसके ग्रोथ को रोका जा सकता है। देखिए, ये होती है गाजर घास पार्थेनियम। गाजर घास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या गन्ने के खेत। कहां से मीथेन रिलीज नहीं होती है? तो ये मोटर वाहन से मीथेन रिलीज नहीं होती है। देखिए, मीथेन मिथेनोजेनिक नामक जीवाणु के द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो जो चावल और धान के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, यहाँ पे जल भराव और गर्म होने के कारण मिट्टी मिथेनोजेनेसिस के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है, जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मिथेनोजेनेसिस वास्तव में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद होता है, जो मिथेनोजेनेसिस के द्वारा संचालित जैव प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। धान के खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ मीथेन के उत्सर्जन के संभावित स्रोत हैं, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेत, गन्ने के खेत, पशुधन, ये सब मीथेन रिलीज करते हैं। जबकि जो मोटर गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, ये मीथेन उत्सर्जन के सोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें रिलीज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, मीथेन मेनली पशुधन से, लाइव स्टॉक से, धान के खेत से, गन्ने के खेत से रिलीज होती है। मोटर वाहन इसमें नहीं होगा। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 5 जून 2023, 22 मई 2023, 9 अप्रैल 2023, 3 मार्च 2023। तो भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023 से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अब इसमें देखिए कौन कौन सी प्रमुख बिग कैट होती हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। IUCN मेनली फोकस करता है इन 7 बड़ी बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन पे, ये याद रखिएगा। और इसको भारत में इसको शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023 से। नोट कर लीजिए इसको, 9 अप्रैल 2023। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना सरकार के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये स्थित है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। यह अक्षय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करना और सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तौर पे काम करना है। मेनली आप इसमें ये याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। शुष्क शेल में प्रयुक्त कैथोड क्या होता है? तांबा, लोहा, सिल्वर या जस्ता? तो यह होता है जस्ता। शुष्क शेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का और कार्बन एनोड का काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो जस्ता होता है, कैथोड में जस्ता, और जो कार्बन होता है वो एनोड का काम करता है। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन पैराडॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लाफिंग गैस इसमें से होती है नाइट्रस ऑक्साइड।
जिनको सूंघ लेने पे इंसान हंसता ही रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और ये अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू में आपको कवर कराएंगी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपको ये प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आ रहा होगा। और अपनी तैयारी को मजबूत करिए जिससे कि आप किसी भी प्रश्न को करने में आसानी लगे आपको। अब हम अपने सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका रिलेटेड है योजना से। ग्राम विकास में सबसे ज़्यादा सेक्शन में योजना आती है। आप हमारे साथ ग्राम विकास, यूपी, कंप्यूटर और डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा और एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, ये योजना कब आई? देखिए क्वेश्चन में ही लिख दिया है 2021। तो यहाँ से आप ये याद कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना कब आई है, तो 2021 में आई है। पूछा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको उद्देश्य बताना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन देना, आईएएस पीसीएस नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना, किसान को मुफ्त बीज देना, गांव में मुफ्त बिजली देना। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको पता भी होगा कि ये योजना जो है वो आईएएस पीसीएस और बाकी नीट जेई जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मुफ्त कोचिंग देने से संबंधित है। अभ्युदय का अर्थ होता है सूर्योदय। यह योजना युवाओं के करियर का सूर्योदय करने के लिए मुफ्त कोचिंग देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये याद कर लीजिए 2021 की योजना है और इसको बसंत पंचमी के दिन शुरू किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये अभी बजट 2025-26 में अनाउंस की गई है। इसमें क्या सुविधा दी जाएगी? तो देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से आप ये संदर्भ निकाल सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए है। स्कूटी योजना मतलब हम उन्हें, सरकार जो है वो उन्हें स्कूटी दे रही है। तो इसमें यह है कि सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए ई रिक्शा, ये भी नहीं है, बात स्कूटी की हो रही है। तो ई रिक्शा का क्या मतलब? स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 12वीं पास लड़कियों को लैपटॉप। तो ये स्कीम दूसरी है लैपटॉप वाली, ये भी चलाई जाती है। जो बच्चे, उसमें सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, जो भी बच्चे 12वीं पास करते हैं उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, तो वो अलग स्कीम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूजी और पीजी करने वाली जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जा रही है। ठीक है, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। इस योजना के तहत 400 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, बजट 2025 और 26 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है वो बजट 2025-26 में अनाउंस की गई थी। 400 करोड़ का कॉर्पस दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका कॉलेज ड्रॉप आउट रेट कम करना, देखिए सबसे बड़ा टारगेट यही है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिस रिपोर्ट्स में ये बात होती है कि जो लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट कर लेती है, छोड़ देती हैं, उनका नामांकन कम होता जाता है। आप देखेंगे तो 1 to 5 तक लड़कियों का नामांकन ज्यादा है, 5 to 10 उससे कम हुआ, 10 से आगे बढ़ेंगे तो और कम हुआ, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जाते जाते आप देखेंगे कि लड़कियों का नामांकन बहुत कम हो जाता है। तो उन्हें देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि घर से निकलना, फिर आना जाना, कन्वेंस की प्रॉब्लम, फिर रास्ते में उनके साथ में बहुत सारी परेशानी होती है लोगों के, ऐसे समाज में लेट नाइट लौट रहे हैं तो दिक्कतें हैं। तो ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए स्कूटी की योजना लाई गई है जिससे कॉलेज ड्रॉप आउट रेट कम करा जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2026 में शुरू होने वाली टेक युवा समर्थन योजना किस क्षेत्र में ट्रेनिंग देगी? अब ये देखिए ट्रक टेक जो मार्च 2026 है इसमें ये अनाउंसमेंट हुई है कि टेक युवा समर्थन योजना, तो एक ऐसी योजना जो टेक के फील्ड में युवा को समर्थन करेगी। तो टेक के फील्ड में ये पूछ रहा है कि कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैविक खेती, हस्तशिल्प,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप ये ऑप्शन ध्यान से देखें तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर देगा, हस्तशिल्प को भी हेल्प कर देगा और जैविक खेती को भी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम एआई की ट्रेनिंग दे देंगे, और जो एआई का यूज है वो आप सारे फील्ड में कर सकते हैं। तो हर फील्ड में जो भी युवा है वो उद्यम भी कर सकता है, स्टडी भी कर सकता है, हर काम में उसको एआई की मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ठीक है, देखिए ख्याल एक गायन भी होता है और एक नृत्य शैली भी होती है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ख्याल है जो नृत्य का रूप नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ना, तो ये आंसर हो जाएगा दीवारी ख्याल। जो दीवारी ख्याल है ये ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। बाकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए गढ़ सपा। ठीक है, ये है ख्याल, ये है अभिनव, अभिनव। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत लिख गया है। फिर जयपुरी, तो ये तीनों जो हैं यहाँ पे, देखिए इसको एक बार सही से लिख देते हैं ताकि स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा कभी कभार। ये है अभिनव। ठीक है, तो जो गढ़सपा ख्याल है, अभिनव ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, ये ख्याल नृत्य के रूप है। और अगर आप दीवारी की बात करेंगे तो वो ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। बुंदेलखंड के अन्य लोकप्रिय नृत्य जो आप बात करेंगे तो एक सौरा होता है जिसे हम सोहरा भी बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक धुरिया होता है और कानरा होता है, घोड़ा होता है, पाई डंडा, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि जो पाई डंडा लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो बुंदेलखंड का, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देवी और बरेडी, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें पूछ रहा है बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायक या गायिका कौन थी या थी, दोनों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें देखिए नाम क्या लिखा हो, रसूलन बाई, ठाकुर प्रसाद, राशिद खान और अन्नपूर्णा देवी। ये नाम जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको तैयार करके जाइएगा। कुछ ही क्वेश्चन है पर इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखिए फिर हम आते हैं, देखिए इसमें देखिए जो आंसर है वो रसूलन बाई है। अब इसमें बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायक कौन है, तो ये है रसूलन बाई। ठीक, ये नाम याद कर लीजिए। अब आप देखिए, अब इसके बाद छोटी मैना, बड़ी मैना और गिरजा देवी, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। गिरजा देवी पे, ये सब बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी एकदम ध्यान रखना है ये बात आपको। इस घराने को शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध दिलाने में भारत रत्न 2 लोगों को मिल रखा है। एक मिल रखा है पंडित रविशंकर को, जिनका नाम सितार के लिए जाना जाता है, और एक है बिस्मिल्लाह खान, जिनको हम शहनाई के लिए जाते हैं। और इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इन दोनों लोगों को भारत रत्न मिल चुका है और ये दोनों लोग बनारस घराने से संबंध रखते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ये नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादकों में बात करेंगे तो एक गुदई महाराज और किशन महाराज और पंडित राजन और साजन, इनके नाम आते हैं, राजन और साजन में। तो ये जो देखिए इसमें लिखा है ना गुदई महाराज, किशन महाराज, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो तबला, सितार, ठीक है, शहनाई, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आपको रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना और गिरजा देवी पे भी क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप छोटी मैना, बड़ी मैना, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस उपन्यासकार के मुख्य उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों की चेतना के दर्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, देखिए एक उपन्यासकार हुए जिन्होंने उपन्यास लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है, उनकी चेतना का वर्णन किया गया है, तो उस समय की बात है। तो उसमें अगर आप बात करेंगे तो गोदान, आप गोदान का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा ये कौन है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। यहाँ प्रेमचंद की बात हो रही। अब इसमें आप 2 उपन्यास याद कर लीजिएगा, एक है रंगभूमि और एक है प्रेमाश्रम। अगर पूछ ले कि ये सब किस चीज का चित्रण करते हैं, तो ये ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके और उसके बाद सेवा सदन,
निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन। जैसे गोदान और गबन ये दो नाम तो सबको याद रहते हैं, पर निर्मला भी याद रखिएगा, सेवा सदन भी याद रखिएगा, ठीक है, रंगभूमि याद रखिएगा और कायाकल्प याद रखिएगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है पर इनका नाम बहुत फेमस है, तो जो बहुत फेमस लोग होते हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कैफी आजमी हैं, कि जावेद अख्तर हैं, गुलजार हैं और शमसुर रहमान फारूकी हैं। तो ये नाम नए हैं और आप देखेंगे कि अभी गुलजार को कोई अवार्ड मिला है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप बताइएगा कि गुलजार को कौन सा अवार्ड मिला है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपका तैयार होना चाहिए। इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा शमसुर रहमान फारूकी, ठीक। अब ये क्या है, ये भारत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी आजमगढ़ के रहने वाले, तो ये याद रखिएगा। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, इन्होंने 1886 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो इनका नाम एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में आप गुलजार, जावेद अख्तर और कैफी आजमी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा बेसिक। और गुलजार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनको रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैच द फॉलोइंग आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरीज हैं कुछ, उनके नाम दिए और कब लाइब्रेरी बनाई गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय, फिर रामपुर रजा लाइब्रेरी, भारती भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। और रामपुर रजा लाइब्रेरी, इस पर एक क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं पुराने, वो देखिए। ये हमारा आज 25वां टेस्ट है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स नामा से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको याद हो तो इसमें सरस्वती भवन पुस्तकालय जो है वो 1914 में है। तो अगर हमें एक भी पता है तो हम यहाँ से जाएंगे देखेंगे, तो ए में 4 कौन सा है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये याद कर लीजिएगा कि सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914 में है, फिर रामपुर रजा लाइब्रेरी 1774 में बनी थी, भारती भवन पुस्तकालय 1889 में बना था और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लेगा कि रामपुर रजा लाइब्रेरी जो खोली गई वो कहाँ खोली गई, तो एक तो रामपुर हो जाएगा उसका आंसर, और दूसरा वो कब बनाई गई या कब खोली गई, तो वो आपको याद रखना है कि 1774। यहाँ पे सबसे पुरानी कौन सी है, यही है सबसे पुरानी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप मल्टीपल क्वेश्चन में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन के क्वेश्चन है, इनको हमने 4-5 तरह के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। आप 4 को 1 बना दे या 1 से 4 क्वेश्चन बना ले, आप तैयार रहेंगे उस एग्जाम के लिए। अब देखिए इसमें लिखा है द्रुमपुक्त। द्रुमपुक्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, किसकी लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो इसका नाम है द्रुमपुक्त, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है जो व्यंजन पकाने की विधि है, जिसमें हम व्यंजन को पकाते हैं, और ये लखनऊ में फेमस है, ठीक है, लखनऊ में प्रसिद्ध है। और ये क्या है, ये व्यंजन पकाने की एक तकनीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्यादातर इसमें मांसाहारी व्यंजन पकाने की बात करी जाती है, लखनवी व्यंजन पकवान की विधि है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ लगाया गया। अब ये पहला है, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्मिनल आगे लगाए जा रहे हैं, पर जो पहला लगाया गया था वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछते हैं कि भारत का पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला है, ठीक है, विश्व का पहला है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए कि मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है। एक ऐसे टर्मिनल जो मल्टी मॉडल के लिए यूज किए जाते हैं, जिसपे हम कई तरह की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसका उद्देश्य अंतरदेशीय जल परिवहन को एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल माध्यम के रूप में बढ़ावा देना होता है, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था और ये सरकार की जल मार्ग विकास परियोजना के तहत है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कहाँ पर किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस में किया गया था, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये यूपी सेंट्रिक क्वेश्चन बन गया है, यूपी सेंट्रिक, क्योंकि भारत का तो पहला है पर उत्तर प्रदेश में खोला गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट हाईवे 7 है वो कौन से दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट हाईवे 7 है वो किसको जोड़ता है? अगर आप यहाँ पर उसको देखेंगे तो वो है इलाहाबाद से गोरखपुर, ये इनको जोड़ता है। अब आप देखिए, इलाहाबाद से गोरखपुर तो जाता है पर जौनपुर होते हुए गोरखपुर पहुंचता है और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद से होते हुए, इलाहाबाद से जाएगा जौनपुर और जौनपुर से होते हुए गोरखपुर। ठीक, ये है, इसी को हम बोल रहे हैं स्टेट हाईवे 7। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। 5 क्वेश्चन हम रोज कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो वो पहला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है डिजिटल वॉलेट की। पहला कथन देखिए, कथन क्या कह रहा है? पानी। कथन क्या कह रहा है? कथन बात कर रहा है डिजिटल वॉलेट का और बोल रहा है कि डिजिटल वॉलेट जो है वो सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल वॉलेट से हम कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। तो कथन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कथन ठीक लग रहा है। अब उसका कारण देखिए, डिजिटल वॉलेट लेन देन को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एनक्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें आप समझ लीजिए। कथन क्या कह रहा है कि जो डिजिटल वॉलेट है वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सुरक्षित रखता है, और सुरक्षित रखने के लिए कारण क्या कह रहा है? वो पूरी तरह से एनक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो ऐसा है कि नहीं, ये चेक करना है। और ऑप्शन क्या होते हैं कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण सही है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। एक ऑप्शन होता है अभिकथन और कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते, और दोनों सही है पर व्याख्या भी करते हैं। अब ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और यहाँ पर एक 5वां नन ऑफ दीज भी मिलता है। तो ये चारों गलत हो सकते हैं, ई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, एनक्रिप्शन पे तो डिपेंड करता है, पर टोकनाइजेशन अन्य सुरक्षा उपायों के ऊपर यूजर्स के फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? पूरी तरह से। पूरी तरह से मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एनक्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। तो नहीं, एनक्रिप्शन के साथ साथ मल्टीपल स्पेस होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है। टोकनाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए, टोकनाइजेशन करना पड़ता है, फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। आप देखते होंगे जब भी आप अपनी फोन पे, ठीक है, गूगल पे ऐसी ऐप खोलते हैं तो वो पहले एक पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड से आप खोलते हैं। या मान लीजिए थंब इम्प्रेशन वाला आपका फोन है तो आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। ठीक, तो थंब इम्प्रेशन से फिर वो खुलता है। उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं तो आप फिर से एक पासवर्ड डालते हैं। तो जो पासवर्ड आप फिर से डालते हैं वो पासवर्ड क्या कहते हैं, वो सिर्फ आपको पता होते हैं। तो जब आप डालेंगे तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। फिर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में ऐसा होता है कि ओटीपी भी आता है। जैसे आप कार्ड के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपके फोन पे एक ओटीपी आता है। तो ये सारे इंटरफेसेस हैं जिसका यूज करते हैं इन सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कथन और कारण के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि कथन के आगे लगाइए क्योंकि और कारण को पढ़ जाइए। अगर ये पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है तो सही होगा। अब क्योंकि से ये जा रहा है, पर यहाँ पर जो ये लिखा है ना पूरी तरह से, ये इसको गलत कर रहा है। अगर लिख देता कि वन ऑफ द मेथड है एनक्रिप्शन तो सही होता, पर इसके मल्टीपल मेथड है। कई सारी चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तब वो जाके सिक्योर हो पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहला सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। व्हाट डज टोकनाइजेशन रिफर्स टू? प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो टोकनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इसमें है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यों में विभाजित कर दिया गया है, बड़ी लैंग्वेज फाइल को कंप्रेस कर दिया गया है, रोबोट को शुरू करने के लिए सिक्के देना, और यूजर पासवर्ड एनक्रिप्ट करना। ठीक है, तो देखिए, एनक्रिप्शन ऑफ यूजर पासवर्ड तो नहीं लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद कंप्रेसिंग लैंग्वेज, ये भी नहीं लग रहा है। अब इसमें 2 ऑप्शन बचते हैं, गिविंग रोबोट कॉइन्स टू स्टार्ट। रोबोट को कॉइन्स देने के लिए टोकनाइजेशन नहीं यूज कर रहे। देखिए, टोकनाइजेशन का यूज होता है
जब हम बड़ी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग शब्दों या वाक्यों में विभाजित करना, ये होता है टोकनाइजेशन का मतलब। इसमें है कि टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों, वाक्यों और अन्य सार्थक तत्व जिनसे टोकन कहा जाता है विभाजित करते हैं। जैसे कि इस तरह से एक मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस है, इसको अलग अलग विभाजित कर लिया गया और एक को टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, टोकन 4, टोकन 5 इस तरह से नाम दे दिया गया 1 2 3 4 5 और ये ब्रेक भी हो गया। और इसी प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप कभी भी कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जाइए टोकन ले आइए, तो टोकन से उन्हें पता चल जाता है पूरे दिन में कि कितने लोगों ने कोई चीज परचेज करी। मान लीजिए कि 500 टोकन भी लिए लोगों ने, तो हर टोकन काउंट करके पता चल गया, तो वो सारी चीजें होती हैं। वैसे टोकन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक सेंटेंस को हम मल्टीपल टोकन्स में ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अगर हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल की बात करेंगे तो उसमें अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है, उसकी जो सिद्धांत है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें ऑप्शन पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। उपयोगकर्ता के प्रमाणित होने के बाद उसे दीर्घकालीन एक्सेस प्रदान कर देना, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना, केवल बाहरी अनुरोधों की जांच करते हुए आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक पर भरोसा करना, सभी नेटवर्क खंडों की सुरक्षा के लिए सिंगल फायरवॉल पर निर्भर रहना। अब देखिए इसमें आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, बस थोड़े थोड़े से फर्क हैं। देखिए क्वेश्चन करना भी है और क्वेश्चन को कैसे समझना है और वहां पर जाके कैसे हमें उसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन आप सीख लेंगे ना तो 10-5 क्वेश्चन आप और कर पाएंगे। जैसे आप इसमें देखिए तो यहाँ पर दो ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें उपयोगकर्ता की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं, तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए, अब ये कह रहा है उपयोगकर्ता के प्रमाणित होने के बाद उसे दीर्घकालीन एक्सेस प्रदान कर देना। तो दीर्घकालीन एक्सेस प्रदान कर देंगे तो जो ट्रस्ट सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो गई, और यहाँ कह रहा है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, तो मतलब एक बार भी मेंटेन नहीं करना है, हर बार उसको चेक करना है। तो क्या करना, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध का लगातार वेरीफाई करना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है चाहे उपयोगकर्ता नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर एक्सेस अनुरोध की सत्यापन और अनुमति प्रक्रिया दोहराई जाएगी बार 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 बार, क्योंकि जीरो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है ही नहीं, एकदम जीरो है। तो जब जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी की बात होगी, जहां पे आपने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी लगा दी, वहां क्या होगा, वो यूजर 100 बार आएगा तो 100 बार वेरीफाई होगा, 500 बार आएगा तो 500 बार वेरीफाई होगा, क्योंकि उसको जीरो ट्रस्ट पॉलिसी है कि हम एक बार भी आपको बिना वेरीफाई किए ट्रस्ट में नहीं डालेंगे। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, नाम से पता चल रहा है कि ट्रस्ट ही नहीं करना है, बार बार चेक करना है, ठीक, ये चीज है। अब देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। तो इसमें बताना है कई कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, कई लोगों को एक कंप्यूटर के उपयोग से जोड़ दिया गया, एक से अधिक प्रोग्राम का संचालन किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयूज के बीच कार्य करता है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया, तो वो नहीं मल्टी, जैसे आपको कोई बोले कि आप मल्टीटास्क करो, तो क्या हुआ, एक समय पर आप कई काम कर पा रहे हो। तो एक कंप्यूटर एक समय पर अगर कई काम कर रहा है तो वो मल्टीटास्कर हुआ। तो इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, एक से अधिक प्रोग्राम का संचालन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, क्यों, क्योंकि कई कंप्यूटर को जोड़ दिया गया तो उसमें मल्टीटास्किंग कहाँ हो, तो मल्टी कंप्यूटर हो गए ना। एक कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर पाए तो वो कैसे कर पाएगा कि उसमें प्रोग्राम चल रहा है एक साथ में 10, आप वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, आप प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे कुछ मूवीज भी देख रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं ऑडियो, तो ये मल्टीटास्किंग चल रही है। और आपने 5 विंडो खोल रखे हैं, 4 बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, एक पे आप सामने काम कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड पे लगा दिया वो डाउनलोड भी हो रहा है, कुछ प्रिंट आउट पे लगा दिया वो प्रिंट आउट भी हो रहा है, कुछ आप टाइप भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है, तो इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक, एक कंप्यूटर के द्वारा। फिर अगला देखिए, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो जैसे ही आप विंडो में
लॉग ऑन करते हैं, जैसे लॉग आउट लॉग ऑन, तो जब लॉग ऑन करते हैं, विंडोज को ऑन करते हैं, तो क्या चीज दिखती है सबसे पहले? सबसे पहले दिखता है डेस्कटॉप, है ना। डेस्कटॉप पे लिख के आता है, जैसे हमने कंप्यूटर लैपटॉप ऑन किया तो डेस्कटॉप ऑन हुआ, फिर उस पर लिख के आया, फिर उसका पूरा सिस्टम खुला, तब तो आप माउस को टच करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तब तो आप कीबोर्ड से कोई कमांड देंगे, तो सबसे पहले डेस्कटॉप खुल के आता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए अपने DI के सेक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ये कार है, उनकी एक तालिका बनाई गई है, आपके पास 1 2 3 4 5 कार है, ठीक है। अगर हम इस 5 कार की बात करते हैं तो हमारे पास 5 कार जो हैं वो है टियागो की है, अल्टो है, स्विफ्ट है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर क्विड लिखा हुआ है, ये क्विड है, ठीक। और इसके साथ देखिए इसमें थोड़ा सा डेटा मिसिंग है, एक बार हम लिख देते हैं, क्विड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखा है अल्टो, फिर लिखा हुआ है स्विफ्ट, फिर लिखा हुआ है टियागो, यहाँ पे लिखा है मिनी, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है ये लिखा है मिनी, फिर एक ये लाइन है ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है क्विड, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है 25 22 30 20 और ये 25 है, ठीक है। फिर 10 10 12 10 10 12 25 और 20, फिर है 50 55 50, फिर 80 और 100। ये डेटा आप क्वेश्चंस में अपडेट कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइलेज, ठीक, किलोमीटर पर लीटर। फिर यहाँ लिखा हुआ है एवरेज डीजल यूज पर डे, प्रतिदिन डीजल यूज कर रहे हैं लीटर में कितना यूज कर रहे हैं। टाइम टू टोटल टाइम इन 10 डेज, 10 दिन में कितना समय टोटल चली है गाड़ी, तो ये बता दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या होगा। तो हमें ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि गाड़ी के चलने से बात हो रही, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फॉर्मूला होता है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, एक सेकेंड, देखिए इसमें वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखिए अगर आप देखेंगे 10 दिन के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात, तो अगर हम ऑल्टो की बात करें तो वो 25 किलोमीटर पर लीटर से चल रही है, 10 लीटर का पेट्रोल रोज लग रहा है, और 10 दिन की बात हो रही है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है जो बताता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमने देखा 10 दिन के दौरान ऑल्टो, अगर आप ऑल्टो की बात करेंगे तो ऑल्टो 10 दिन, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चाल। ऑल्टो की चाल कितनी हो जाएगी, अगर आप बताएंगे डिस्टेंस, तो टोटल हो गई 25 बटे गुणे 10, और 10 दिन के लिए 10 लीटर तेल यूज होता है, 25 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और 10 दिन के लिए चल रही है, तो और टाइम कितना हुआ है 50। तो ये आप निकालिए, 10 दिन का डेटा निकालना है इसलिए निकाल रहे हैं हम ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 50, ठीक है। अब ये आ गई चाल 50 किलोमीटर पर आवर।
और इसके बाद हम देखेंगे औसत गति। ये आप निकाल रहे हैं औसत चाल या गति, ठीक है, एवरेज स्पीड, ये हमने निकाला। अब हम ऑल्टो के बाद हम जाएंगे टियागो पे। तो टियागो की कैसे निकलेगी? टियागो में देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30 है, 12 है और 50 घंटे हैं। तो 30 किलोमीटर पर लीटर 1 घंटे में चल रहा है, 12 लीटर रोज तेल लग रहा है, 10 दिन के लिए देखना है हमें, और समय कितना लिया, टोटल चला कितना, 50 घंटे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 छक 30, ठीक है, 12 छक 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ठीक है। अब आप इसको अगर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा रेशियो 50/72। इसको आप 2 से, तो 25 और 2 तिहाई 6, 2 छक 12, तो ये आपका आ जाएगा 25/36। ये आंसर हो गया आपको 25/36, ठीक है। इस तरह से निकाले। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्पीड का क्वेश्चन है और उसको आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में दे दिया है। तो ये थोड़े से बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्पीड का मेन फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इस एक फॉर्मूले से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट, यहाँ पे देखिए एक मिनी कार की बात कर रहा है और स्विफ्ट की बात कर रहा है, उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात को ज्ञात करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइम का अनुपात ज्ञात करना है। तो मिनी और स्विफ्ट के बीच में जो समय लिया गया उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो मिनी है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, अगर मिनी की चाल यहाँ निकालेंगे तो 20 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 80 है। तो 20, 25 और ये 80, ठीक, नहीं 20, 25 और इसको 10 से गुणा करिए, और ये जो टाइम है ना ये 80, 20, 25 और 10 दिन की बात कर रहा है, 10 दिन के लिए पूछा है, तो 80 से समय, तो ये टोटल आपकी डिस्टेंस होगी कि 20 किलोमीटर पर लीटर चल रहा है, 25 लीटर खर्च हुए। तो आप खुद ही सोचिए कितनी डिस्टेंस एक दिन में चल रहा है, 20 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा, 500 किलोमीटर। और अगर आपको 10 दिन के लिए देखना है तो हर दिन अगर 500 किलोमीटर चल रहा है तो 10 दिन में कितना चलेगा, तो 5000 किलोमीटर। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये 5000 किलोमीटर बनेगा, है ना। 25 दूना 50, 50 और ये 0 500 और 10 से गुणा करेंगे 5000, तो नीचे 80 हो गए, ये कट गया। फिर 2 से 2 चौक 8, ये आ गया आपका 250, फिर 2 से 2 दूनी 4, ये आ गया 125, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 125/2, ठीक है। ये आपकी हो गई 10 दिन की टोटल स्पीड मिनी की, यहाँ पे है 125/2। अब अगर आप स्विफ्ट की बात करें तो देखिए स्विफ्ट की वैल्यू निकालिए। स्विफ्ट की बात करेंगे तो स्विफ्ट में हमने देखा 22 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, रोज 10 लीटर तेल यूज हो रहा है, तो 10 दिन के लिए कितना होगा, और टोटल ये 55 घंटे 10 दिन में चला है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 1 मिनट, इसको आप सीधे 11 से काट करिए, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 10 40, तो ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी आ रही, ये औसत आ रहा है 10 दिनों का। तो जब 10 दिनों का औसत ये 40 आ गया, यहाँ पे 125/80 आ गया। अब इसने कहा है कि 10 दिनों में इन दोनों का जो स्पीड था उसमें समय कितना लगा है, 10 दिन में इन्होंने जितना समय लिया उन समय का औसत बताइए। तो 10 दिनों में ये 875 किलोमीटर चली है और स्विफ्ट जो है वो 990 किलोमीटर चली है। तो अगर आपको टाइम बताना है तो जब हमने बोला S=D/T होता है, तो अगर हमें T चाहिए तो T क्या हो जाएगा, D/S। अब डिस्टेंस कितनी हो गई है टोटल, टोटल देखिए डिस्टेंस कितनी है, अगर हम मिनी की बात करते हैं तो मिनी की टोटल डिस्टेंस है 875, है ना। यहाँ पे देखिए 875 के लिए पूछा है,
तो टोटल डिस्टेंस 875 चली, स्पीड हमने निकाल लिया था 125/2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 875 गुणे 2/125 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ रेशियो आपको कौन सा निकालना है, 990 चली है स्विफ्ट और कितने में चली है, 40 में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करिए, 875 इसको हमने 125/2 किया। ठीक, ये आ गया 875 गुणे 2/125। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 25 से, 25 चौक 25 या 75, यहाँ पे 125 आ गया, 125 25 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यहाँ पे आ गया 25 पंचे, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया आपका 125, ठीक 14 आ गया। और इसके बाद हमने बात करी तो 990/40, 0 कट गया। अब ये 99/4 हो जाएगा। तो जब 14 का रेशियो आप 99/4 से निकालेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, 14/99/4, तो कितना आ गया, 14 गुणे 4/99। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 99 का रेशियो है, किसी के साथ लिया जाएगा, 14 चौको 56 होता है, तो 14 चौको 56, रेशियो 99। ठीक, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बताइए। अब हमें क्या बताना है, कुल दूरी बताना है। तो 10 दिनों का देखिए चाल जो दी हुई है यहाँ पर माइलेज, ये जो माइलेज है ये 1 दिन का है, 1 घंटे का है, 1 घंटे का है, इतने लीटर तेल रोज यूज होता है, और टोटल कितने दिन तक चल रहे हैं, तो यहाँ सब 10 दिनों की बात कर रहे हैं, तो हमें 10 दिनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप टियागो की स्पीड निकालेंगे तो देखिए टियागो की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करें यहाँ पर टियागो है ना, देखिए 30 की स्पीड से चल रहा है, 12 लीटर का तेल खर्च करेगा, 10 दिन में खर्च करेगा, ये हो गई इसकी कुल दूरी। ठीक, और अगर हम इसके साथ में मिनी की बात करेंगे तो 20 गुणे 25 गुणे 10, ये हो जाएगी इसकी कुल दूरी। अब इन दोनों दूरियों का अनुपात निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना 30 गुणे 12 गुणे 10, 20 गुणे 25 गुणे 10, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 360/500, ये 18/25 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से निकालना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि स्पीड को यूज करना है, टोटल जितना भी फ्यूल लग रहा है उतना यूज करना है। 1 दिन की वैल्यू निकाली, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10 दिन की बात कर रहा है, तो हमें वहां से डिस्टेंस निकालनी थी। अब यहाँ पे सिर्फ दूरी का अनुपात, जब समय का अनुपात, चाल का अनुपात, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करते हैं, तो जो सभी कारों ने जितनी दूरी तय की उतनी कार ए 150 घंटे में और उतनी कार बी 300 घंटे में तय करता है। ये चीज इन्होंने बता दी। तो कार ए और बी की औसत गति के बीच में क्या अंतर होगा, तो हमें औसत गति निकालनी है, तो हमें 10 दिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो पूरी दूरी निकालिए। तो सारी दूरी कैसे निकलेगी, देखिए अब यहाँ पर ये 25 गुणे 10, 22 गुणे 10, 30 गुणे 12, 20 गुणे 25 और ये 25 गुणे 20 हो जाएगा। और इन सब को हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि 10 दिन की बात कर रहा है। तो ये 1 दिन का एवरेज हुआ, तो 10 दिन का एवरेज कितना होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 18,300 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है सभी कारों द्वारा चली गई। अब ए का टोटल कितना पूछ रहा है, औसत गति होगा, तो ए की औसत गति कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो सभी कारों ने चली वो ए ने 150 घंटे में चल दी। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम ए का निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ ए, ये निकल गई। फिर इसके बाद अगर आप बी की स्पीड चेक करेंगे तो वो 18,300, इसको 300 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 300 घंटे चली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, अगर इसको काटेंगे तो ये 122 आ जाएगा। इसको कट करिए
अब ये 8 1 9 और एक ये 3, तो 3 6 18, 3 1 3, ये आ गया 61, ये आ गया 122। अब 122 से 61 को माइनस कर दीजिए तो 61 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी उनकी स्पीड का अंतर। यहाँ पे औसत गति का अंतर बताना था ना, ये अंतर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गति, समय और चाल, इन चाल, समय और दूरी, इन्हीं पे 3 पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल्टो और क्विड। यहाँ पे ऑल्टो और क्विड की बात अब हो रही है। क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान, 10 दिन की ही टोटल बात हो रही है, अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब ऑल्टो अगर इधर आ रहा है तो क्विड इधर आ रही है, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर चलते हैं। मान लीजिए जब ये यहाँ पहुंचेगा क्विड, तो ये यहाँ पर इससे मिलेगा ऑल्टो से। अब ये इसकी तरफ बढ़ रहा है जहां से ये शुरू किया था, और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है जहां से ये शुरू किया था, है ना। तो ये ऐसे बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी, अब इन दोनों के बीच की दूरी, अगर ये दोनों यहाँ खड़े थे तो शुरू में जो दूरी थी ये कितनी थी, 2300 किलोमीटर। तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जब ये दोनों मिल गए हैं, तो इन दोनों पॉइंट पर मिलने के बाद अब यहां पहुंचने में और इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगा, इसका हमें अंतर बताना है। ठीक, आप ये आई होप ये समझ गए होंगे। देखिए ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। अभी देखिएगा आंसर कितना इजी है, पर ये क्वेश्चन घुमावदार है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए ऑल्टो को ए से लिख लेते हैं, क्विड को। अब ऑल्टो चली इधर से, ठीक, तो ऑल्टो का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, और ये जो क्विड है वो चली यहाँ से, तो ये क्विड का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये लोग ऐसे ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, यहाँ तक जाना है इन लोगों को, ये भी ऐसे चलते चलते यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक आना है इसको। ठीक, अब ये कोई सेंटर पॉइंट था जहां पर ये दोनों आपस में मिले। ठीक है, अब ये यहां मिलने के बाद यहां जाना है और इसको यहां जाना है। ये यहां तक आना है। ठीक है, और इसको यहां तक आना है। ये सेंटर पॉइंट पे मिल गए। अब ये जो लगा समय है और ये जो लगा समय है, ये चीज आपको बतानी है, गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर क्या होगा। इन दोनों को एक दूसरे से गंतव्य तक पहुंचने में अंतर क्या होगा, तब जब ये दोनों एक दूसरे को सरपास कर गए, कि हम इधर बढ़ गए हैं, ये इधर बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑल्टो की चाल निकालिए। तो आप ये चाल निकालेंगे तो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 10 लीटर तेल खर्च कर रहा है, 10 दिन की बात कर रहा है, और कितने घंटे चला, 50। तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई 10 दिन की औसत चाल। फिर अगर हम क्विड की बात करेंगे, ये ऑल्टो है, अगर आप क्विड की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर पर लीटर, 20 लीटर खर्च कर रहा है, 10 दिन के लिए खर्च कर रहा है, और टोटल 100 किलोमीटर, टोटल 100 घंटे चलती है गाड़ी 10 दिन में, तो 100 घंटे चलती है, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो गया, इन दोनों की स्पीड सेम हो गई। तो जब स्पीड सेम है तो ये एक दूसरे को एक ही समय पे कट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 बजे यहाँ से चला, ये 10 बजे यहाँ से चला, और ये आकर 2 बजे यहाँ पर मिले, तो 2 बजे के बाद ये 5 बजे यहाँ पहुंचा, तो ये भी तो 5 बजे यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो जब स्पीड सेम है तो उनके समय का अंतर क्या होगा, 0। जैसे मान लीजिए कि हम दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो जब दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से चल रही हैं, तो 10 बजे यहाँ से चला, वो 10 बजे यहाँ से चला, वो लोग आके 2 बजे यहाँ पर मिले और 5 बजे यहाँ पहुंचा, तो ये भी यहाँ पहुंच गया। तो कहाँ अंतर हुआ, समय का कोई अंतर नहीं हुआ। अगर ये 6 बजे पहुंचता, ये 5 बजे पहुंचता, तो 1 घंटे का गैप होता, फिर उस गैप की वजह से समय का अंतर आता। तो दोनों को सेम समय लगेगा पहुंचने में, तो अंतर क्या हो जाएगा, 0। अंतर बताना था 0। ठीक है, बस इस पे यही एनालाइज करके आप आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, आप इसको तैयार करें। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, पढ़ते रहिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू।